Good evening, sir. 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 Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बेटा बस गुड इवनिंग हो गया, सब लोगों का गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो ना एक बार बोल देना सर, वो नोट्स अपलोड कर देंगे। मैंने 2-3 बार बोल दिया था उन्हें। बेटा आज मैं मॉनिटर करूंगा इस चीज को, ठीक है? आज तक की बस आप सोच लो, रात में अपडेट हो जाएंगे सारे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, आवाज मेरी क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, एक काम और कर लेता हूँ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा एक मिनट रुकिए। ओके ओके। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों को मैंने बेसिक आइडिया दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन का, और वो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ पे जाएंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन टिफर में आया हुआ है, और अभी आप 1-2 दिन के लिए मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग और जगह ट्राई कर सकते हैं, और तरीके का कौन से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन पे फोकस करें। सर ये बुकलेट में है ये क्वेश्चन? ये बुकलेट में है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों के पास जो बुकलेट गई है और जो मेरे पास बुकलेट है उसका सीरियल नंबर सेम है कि नहीं। बस ये चेक करके आज के बाद जो भी नंबर पड़ेगा वो वही पड़ेगा जो आपके पास है। सर आप आइडिया बता दीजिए पेज नंबर का। पेज नंबर 51 है। 51 है? 51 है न्यू बुकलेट में। अच्छा, नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, चलिए कोई बात। क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A stone is dropped vertically from the top हाँ बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है फुल? हाँ सर। Yes, A sir. stone is vertically dropped from the top of a tower of height 40 meters. At the same time, a gun is aimed directly at the stone from the ground at a horizontal distance 30 meters from the base of the tower and fired. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है कि इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है कहां से, फोर्टी मीटर की हाइट से, एंड एक गन है जो टारगेट एम की हुई है डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्टोन which is 30 meter away from the tower. तो बुलेट यहां से गिराई गई है, ये मतलब पार्टिकल यहां से गिराया गया है, स्टोन यहां से गिराया गया है, और बुलेट यहां से फायर की गई है, और बुलेट जो है वो टारगेट को एम करके फायर की गई है, एंड फायर्ड. If the bullet from the gun is to hit the stone before it reach the ground, the minimum velocity of bullet must be approximate. मतलब इस बुलेट को हम कितनी मिनिमम से मिनिमम स्पीड दें कि बुलेट जो है वो स्टोन से जाके टकरा जाए. तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे आप लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी होगी या सुनी होगी कभी कि अगर आप किसी फॉलिंग स्टोन पे फोकस करें, या फिर एक बंदर वाला एग्जांपल दिया जाता था कि एक पेड़ पे बंदर बैठा हुआ है और उस बंदर पे एक शिकारी है जो उस पे एम किए हुए गन से. तो कहते थे कि याद हो आपको कि अगर बंदर जो है वो वहीं पर बैठा रहे तो बच सकता है, लेकिन अगर वो कूद गया तो जरूर पक्का लगेगी उसको उसी टाइम पर. कहने का मीनिंग ये है कि ये जिस रेट से ये फॉल हो रही है, जितनी ग्रेविटी इस स्टोन पर वर्क कर रही है उतनी ग्रेविटी इस बुलेट पे भी वर्क कर रही है. तो बुलेट जो होगी वो स्टोन से कहाँ मिलेगी, कहीं पे भी मिलेगी. अगर दोनों एक साथ, ये फायर उसी वक्त की गई है जिस वक्त ये छोड़ा गया है, तो क्या होगा कि जितनी देर में ये हाफ GT स्क्वायर नीचे गिरेगी, भाई अगर टी टाइम बाद इनकी मुलाकात होगी तो ये हाफ GT स्क्वायर नीचे गिर जाएगी, उतनी देर में बुलेट भी वर्टिकली डाउन कितनी हो जाएगी, हाफ GT स्क्वायर. अगर V बहुत ज्यादा होगी तो ये डायरेक्ट जाके हिट कर जाएगी, जल्दी हिट कर जाएगी. लेकिन अगर V कम होगी तो ये और कहीं बीच रास्ते में, और अगर मिनिमम होगी, V मिनिमम होगी, तो ये किस तरीके का पिक्चर आप देखेंगे, इस तरीके का ना देख के, मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्स मतलब मिनिमम यही हो सकता है कि भाई इतनी कम स्पीड हो कि ये यहाँ जाके टकरा जाए, क्योंकि इससे कम अगर स्पीड करी तो बुलेट और स्टोन अलग अलग जगहों पर गिरेंगे, है ना. तो हमें इस बी मिनिमम को हमें पता करना है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कम से कम बुलेट जो है वो टकरा जाए. इसका मतलब ये हुआ कि हाफ GT स्क्वायर कितना होना चाहिए. अगर मान लीजिए टी टाइम में ये गिरी है तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाना चाहिए, हाफ GT स्क्वायर. तो और ये टी, अगर मैं टी को बोलूं तो टी क्या होगा, इसके लिए तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और ये टी कैपिटल टी से डिनोट कर दो या फिर नीचे वाले को भी स्मॉल टी से डिनोट करो. तो जितनी देर में ये फुल रेंज कवर कर पाएगी उतनी देर में ये स्टोन जो है वो हाफ GT स्क्वायर मींस 40 मीटर्स गिर जाएगा नीचे. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहने का मीनिंग ये है कि हाफ GT स्क्वायर तो जो है वो 40 मीटर्स है, जिससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं. और जो रेंज है, रेंज प्रोजेक्टाइल की क्या है, 30 मीटर. तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, V मिनिमम स्क्वायर U स्क्वायर साइन 2 थीटा, where theta is the angle of projection. तो थीटा डिवाइडेड बाई क्या था फार्मूला, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी D इज इक्वल टू, ये दिया हुआ 30 मीटर. सो देयर आर टू इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व इट. यू कैन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर में टकराएंगे जाके, और एंड यू कैन आल्सो फाइंड व्हाट इज बी मिनिमम. तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बी मिनिमम ही निकालना है, तो बी मिनिमम यहीं से निकल आएगा इक्वेशन 2 से. तो मतलब इक्वेशन 1 हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल नहीं है. तो यहाँ पे बी मिनिमम स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 30। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकलेगा? बड़ा आसानी से, अगर ये 40 है, ये 30 है, तो ये 50 होगा। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? बेस अपॉन, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 एंड कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। जी की वैल्यू 9.81 इज इक्वल टू 30। जस्ट सॉल्व फॉर बी मिनिमम। बी मिनिमम आप लोग निकाल लें। अगर आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं तो फटाफट बता दें आंसर क्या आएगा। सर हाफ GT स्क्वायर कैसे लिखा आपने ये? जितनी देर में बेटा ये वर्टिकली गिर रहा है ना, तो u इज इक्वल टू 0 से गिरना स्टार्ट हुआ। तो u इज इक्वल टू 0 से गिरने वाला कोई भी पत्थर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में? तो आप उससे लिख लो ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। s इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ g, जितनी देर में ये चला। तो ये y कितना होगा? हाफ GT स्क्वायर होगा, उससे लिखा है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूं। समझ में आ गया सभी को? सर ये रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो, इस बात को समझो थोड़ा सा, पहले समझने वाला खेल है। अगर मैं ये कहूं कि ये पत्थर, ये पहले सॉल्व कर लो पहले एक बार। मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको रिपीट करता हूँ। 17.5 17.5 आंसर सही है। 17.7 होगा 17.5 17 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर यही है। ठीक है, 17.5 वो जो भी आ रहा हो, ठीक है। ओवरऑल आप लोग फिर भी कंसेप्ट समझना चाह रहे हो, फिर से समझ लो। मैं कह रहा हूं, आपने सुना होगा कि निशाने लगाना इतना आसान नहीं होता है। ये तो सुना है भाई। अगर हर कोई निशाना लगाने के लिए अगर केवल एक बंदूक की नली में देखना होता और सामने टारगेट को देखना होता तो हर कोई निशानची बन जाता भाई। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज चल नहीं सकती ना, क्योंकि देयर इज ए ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये स्ट्रेट लाइन कभी फॉलो ही नहीं होगी, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे दब मतलब ये पाथ क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से दबने लगेगा ये इस टाइम। मतलब जाना चाहिए था इसको स्ट्रेट, लेकिन वो तब जाता जब कोई फोर्स नहीं होता। लेकिन फोर्स इसको क्या कर रहा है, ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ को ला रही है। तो एग्जैक्टली दिस मोशन इज नॉट रेक्टिलिनियर, बेसिकली इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो पाथ होना चाहिए था, हमने सोचा है वो ऐसा ना हो कि कैसा होगा, इस तरीके का होगा। तो ये वर्टिकली कितना फॉल कर जाएगा ये। तो वर्टिकली अगर आप देखें तो यू, अगर आप इसी डायरेक्शन को अगर मान लें, ये मान लीजिए यू वेलोसिटी है या ये वी है भाई, अगर आप देखें तो कितना नीचे चला जाएगा। तो इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसके कंपोनेंट करूंगा, ये थीटा है, ये वी कॉस थीटा होगा और ये वी साइन थीटा होगा। ठीक है, वी साइन थीटा होगा। इनिशियल स्पीड अगर देखें तो कितनी होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वी साइन थीटा। और फाइनल स्पीड हमें पता नहीं है। मान लो हमें किसी पॉइंट पर यही वाला पॉइंट लेने, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट तक ये कितना गिर गया ये निकालना है हमें, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं लगाऊं फार्मूला, तो लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई डायरेक्शन में जो बदलाव हो रहा है वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूं। लेकिन किसमें, अलोंग वाई डायरेक्शन। कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू जो हम आर्बिट्रेरी पॉइंट बी लेके चल रहे हैं वहां तक लगाइए। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों,
थ्री ट्वेल्व हो रहा है। रेस्ट पे आने चलो। जीरो ही होगा। बी साइन थीटा सर वहां पे तो रेस्ट पे होगी ना बॉडी, नहीं, कहीं पे भी रेस्ट पे नहीं होगी। वहां से तो जैसे आएगी वो नीचे की साइड, तो वहां पे तो U 0 होना चाहिए। नहीं समझ रहे हो आप लोग। ये मतलब ये डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट ये निकालेंगे तो ये आएगा ना, वो कितना आएगा, v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो आएगा ओके सर। भाई। अरे ऊपर वाला मत देखो ना, थोड़ी देर के लिए मत देखो, ये लो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको पढ़ाया ही है, यही तो लिखोगे भाई कितना ऊपर की तरफ को गया। चलो ये भी हटा देता हूँ अभी, चलो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ये हटा देता हूँ ये सब। लो अब तो ठीक लिखा है, अब ठीक लिखा है सर। ठीक लिखा है ना। तो कितना वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो और अगर ये नहीं डिस्प्लेस होता, सीधा जाने देते तो कितना जाता, कितना वाई होता, अगर ये मान लीजिए फोर्स फील्ड नहीं होता तो, अगर ये फोर्स फील्ड नहीं होता तो कितना होता, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होता मैक्सिमम हाइट। भाई। तब भी अगर मान लीजिए अभी तो ये विद ग्रेविटी, चलो अच्छा एक और लाइन लिख देता हूं, विद जी। अब यही सेंटेंस में फिर से लिख रहा हूं, देखना, हाफ ए टी स्क्वायर along बाई डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, अब समझ में आएगा, विदाउट जी। अब बताओ क्या होगा आंसर, y इज इक्वल टू, अब इसे मैं y डैश लिख ले रहा हूं, ठीक है, इंटू टी हो जाएगा, v साइन थीटा इंटू टी। जी तो नेगलेक्ट हो गया। इसका मतलब g तो है ही नहीं, आपने g मना कर दिया, तो यानी g नहीं होगा तो ये कितना होता, v साइन थीटा इंटू टी। g है इसलिए कितना घट गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब जरूरी है जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, ग्रेविटी कितना डिफरेंस डेवलप कर पा रही है, इसका मतलब ये वाला डिफरेंस जो है वो कितना होगा, आप जी टी स्क्वायर। भाई मेरी बात आप मानो मत, समझो बात, यानी ग्रेविटी इसको कितना गिरा दे रही है वर्टिकली, इस बुलेट को या इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली कितना गिरा दे रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप सोचो एक पत्थर होता जिसको टी टाइम तक गिरने दिया जाता, मान लीजिए पत्थर को मैं अलग से दिखा देता हूं एक अलग कलर से, मान लीजिए मैंने यहीं से एक पत्थर गिरा दिया, तो टी टाइम में वो पत्थर कितना गिरता, टी टाइम में वो पत्थर कितना गिरता, अगर वो स्टोन कितना गिरता, u बराबर 0 से अगर गिरा दिया जाता तो फ्री फॉल, तब कितना गिरता, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि फ्री फॉल होने वाला पत्थर भी उतनी दूरी तय करता वर्टिकली जितनी वर्टिकली ये फॉल हो जाता। यस सर। इसीलिए मैंने ये सवाल, अब देखो अब समझ में आएगा, यही तो कंसेप्ट है। मैंने इसीलिए बोला, क्या हुआ कि मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जैसे हम लोग, आप लोग एस सी वर्मा की बुक पढ़ोगे या पहले बचपन में हम लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता था कि मान लीजिए यहाँ पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, जो भी है इस तरीके से, और यहाँ पे एक शिकारी ने बंदर की तरफ निशाना कर रखा है। अगर मान लो बंदर बहरा होगा ना, मतलब जिसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, वो तो बच जाएगा, क्यों, क्योंकि बंदर ऊपर ही रह जाएगा, बुलेट नीचे से पास हो जाएगी। लेकिन अगर बंदर को सुनाई दे रहा होगा और गड़बड़ी कर दिया वो, और वो कूद गया, तो ना चाहते हुए भी बुलेट से जाके टकराएगा जरूर, क्योंकि जिस ग्रेविटी से वो नीचे गिर रहा है ना, उसी ग्रेविटी से बुलेट भी नीचे गिर रही है, और जितनी दूरी वो तय करेगा ना उतनी बुलेट भी तय करेगी, तो मिलन तो पक्का है, तो मौत पक्की है। बात समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, अब भी कंफ्यूजन हो तो बोल दो। सर वो तब होगा जब सेम टाइम पे, मतलब वो दोनों, बिल्कुल, तभी तो लिखा हुआ है, देखो पढ़ो इसको। कह रहे हैं a bullet is aimed directly at the stone from the ground at a horizontal distance 30 meter from the base of tower and fired. हाँ बेटा आप पूछो, क्या कंफ्यूजन है?
नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि इस वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने क्वेश्चन किया सर पीछे ना, तो सर बोलो उस बोलो। क्वेश्चन में वहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी की बात की गई है, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल का मोशन मतलब पूरा जो पाथ आया वो फुल कंप्लीट पाथ आया ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप धीरे 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 वेलोसिटी को कम करो, मान लो इस वेलोसिटी को आप डिक्रीज कर रहे हो धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये पाथ ये ना हो कि ये थोड़ा और नीचे तक मिलेगा, लेकिन मुलन जरूर होगा। और यस कम सर। करो, और कम करो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जाके बिल्कुल इसके बेस पे जाके टकराएगा। और हाँ इससे सर, कम ये तो करा, समझ में आया। इससे कम करोगे तो क्या होगा, तो कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, तब थोड़ी टकराएगा कोई। तो इट मींस यू हैव रिक्वायर्ड वेलोसिटी शुड बी मिनिमम दिस 17.7 मीटर पर सेकेंड। तो जब अदरवाइज ये स्टोन इससे टकराएगा नहीं। सर एक चीज सर, अगर यहाँ पे मिनिमम वर्ड ना यूज किया होता तो ये आंसर नहीं निकलता, क्यों सर? ये आंसर नहीं निकलता। सर इसमें जैसे मतलब अगर हम जैसे पूरी प्रॉपर इक्वेशन वगैरह बनाए मतलब, तो उसमें तो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब हमारे पास कैसे? जैसे मतलब हम सर प्रॉपर इक्वेशन बनाए y के लिए बनाए, हम मतलब कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं जहाँ पे ये टकराएंगे, वो नहीं निकाल सकते हम इस क्वेश्चन में? नहीं, यही तो बात है, आपको ये मिनिमम वेलोसिटी लिखकर पूरी कहानी को चेंज कर दिया। अच्छा, मिनिमम लिखने का मतलब ही हुआ कि ये बिल्कुल बेस पे जाके टकराए, इससे कम। अरे ऐसे समझ लो जैसे आप जो इस तरीके का गेम आप लोग खेले होंगे, जैसे एक टारगेट पे आपको बॉल फेंकनी है, तो कम से कम एक स्पीड चाहिए होगी ना, अगर उससे कम स्पीड में फेंकोगे तो वहीं गिर जाएगी। ठीक है सर, मतलब अगर मान लो अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो कोऑर्डिनेट आएगा ही 30 मीटर जिस पे टकराएंगे वो? बिल्कुल आएगा, मिनिमम अगर स्पीड होगी तो बिल्कुल वही आएगा। अगर मिनिमम नहीं है, कुछ और है, तो सवाल कुछ और पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। तो सर उसमें फिर एंगल वगैरह गिवन होगा ना अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना हुआ तो? नहीं, एंगल तो ऑलरेडी यही गिवन है भाई, एंगल तो हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे आप ऐसे फेंको चाहे ऐसे फेंको। ये देखो, नहीं सर, एंगल मतलब नहीं एंगल जिस पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया वो गिवन होगा ना, फिर हमें कोऑर्डिनेट ये निकालना है अगर तो? हाँ, ये गिवन तो है ही ऑलरेडी ना, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये एंगल तो हमेशा इतना ही रहेगा। लेकिन आप कह रहे हो वी अगर बी मिनिमम नहीं हुई तो ये हाँ, यहाँ कहीं मिनिमम ना मिलेंगे। हुआ तो कह रहा हूँ सर, फिर तब तो एंगल देना पड़ेगा हमें। नहीं, एंगल तो तब भी थीटा ही रहेगा ना। इसे अरे थीटा की प्रोजेक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी ना, कह रहा हूँ। नहीं, अगर 30 50 40 का कॉम्बिनेशन है तो देने की जरूरत क्या है। वो तो निकल जाएगा पाइथागोरस से। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, दिया हुआ है एंगल। अच्छा ओके सर, तो केवल डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, जहां पे ये मुलाकात करेंगे उन जगहों पर फर्क पड़ेगा, ठीक है सर। है ना, बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, फिर वो प्रॉपर तरीके से निकलेगा, और वो भी मैं आपको बता रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे पता है दिमाग में आपके चल रहा होगा ये चीज। ओवरऑल ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली समझ में आ गया पूरा? हाँ सर। हाँ, ये जल्दी से वाइडेज पूछ लो। निकाला उसमें ए जीरो कैसे लिया, वाइडेज जो निकाला उसमें लिखा हुआ है बेटा, ये ड्रॉप्ड वर्टिकली, क्या मतलब हुआ इसका आप समझो। किसी पार्टिकल को, स्टोन को अगर ड्रॉप करोगे तो मतलब क्या हुआ, पहले वो रेस्ट पर है, से रेस्ट से गिरा दिया गया। सारा शब्दों का ही हेरफेर है। क्लियर है? चले आगे बढ़े। हाँ सर, इसमें जो कण को पॉइंट कर रहे हैं इनिशियली, तो बेटा आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्लास के बाद में पूछ लेना। ठीक है बेटा, क्लास के बाद पूछ लेना। आगे बढ़े, अभी आपका क्लियर हो जाएगा, जवाब आ जाएगा आपको, चिंता ना करो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब एक दो मैंने देखे भी हैं कि आए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। A projectile is fired with speed v0 at an angle theta above the horizontal on a strange planet. एक प्रोजेक्टाइल को एक स्ट्रेंज प्लेनेट पे v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया गया। और वो स्ट्रेंज क्यों लिखा हुआ है, स्ट्रेंज प्लेनेट? In that
द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ना होके क्या है, explicitly dependent on time beta t, where beta is a given constant. So what horizontal distance does the projectile travel? कितनी दूरी तक प्रोजेक्टाइल जाएगा ये पता लगाओ। And what should theta be to maximize this distance? मतलब ये अगर कितना एंगल रखें जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए। तो क्वेश्चन वही हुआ, क्वेश्चन कोई अलग नहीं हुआ, बस यहाँ पर बीटा जी को क्या कर दिया है, टाइम डिपेंडेंट। समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? क्वेश्चन वही है, रेंज निकालो ये कह रहे हैं, लेकिन बीटा क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो आप ये देखें कि बीटा होता, जी क्या है, सॉरी बीटा नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, बेसिकली बाई डबल डॉट ही तो है माइनस डी के बराबर। बीटा टी बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही तो है माइनस का बीटा टी। एंड एक्स डबल डॉट कितना है, 0। वो तो अभी भी नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, माइनस के बीटा टी। ठीक है, माइनस। अब यस सर। माइनस साइन इसलिए क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही होती है हमेशा। ओके। ठीक है, अब ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आप एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है हमें, एक्स कितना होगा, कर सकते हैं इसे। इसके आगे तो मैथमेटिक्स है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करो भाई, क्या आएगा, y डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। यही तो हुआ इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेटेड, y इज इक्वल टू माइनस बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 t प्लस c2। Am I correct? टी ठीक का है, यस सर। टी क्यूब बाई 6 होगा बाई ना। 6, ओ सॉरी, बाई 6 होगा सर। ठीक है, ठीक है ना। अब बाई जब हमें पता चल गया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको भी इंटीग्रेट कर लें तो क्या आएगा, एक्स इज डॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, कांस्टेंट c3 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, c3t प्लस c4। अब अपने पास 4 कांस्टेंट आ गए, c1 c2 c3 c4। क्या हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई हैं तो हम उससे निकाल भी सकते हैं ये कांस्टेंट कितने होंगे। कह रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0 v नॉट इज इक्वल टू, सॉरी एट t इज इक्वल टू 0 प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, है ना। तो एट t इज इक्वल टू 0 जहां से शुरू हुआ समय, उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर v नॉट x एक्सिस पे v नॉट जो है वो थीटा एंगल पर फेंक दिया गया तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे x एक्सिस के लॉन्ग, v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा एंड v नॉट sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। ये इनिशियल है, तो v नॉट cos थीटा v नॉट sin थीटा, ये हम मदद ले सकते हैं इनकी, जिससे कि हम निकाल सकते हैं क्या इनिशियल जो कांस्टेंट्स है इसमें जो यूज हुए। एट t इज इक्वल टू 0 बाउंड्री वैल्यूज आर, बता सकते हो क्या लिखूं, x डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, v नॉट cos थीटा एंड y डॉट इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट sin थीटा। ठीक है, एंड एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, ये बात भी पक्की है, एंड y इज इक्वल टू आल्सो 0। ये 4 बाउंड्री कंडीशंस हो गई, है ना। 0 0 से किसी पार्टिकल को t इज इक्वल टू 0 पे फेंक दिया गया है जिसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ये है ना। 4 कंडीशन से हम c1 c2 c4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताएंगे t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है तो c4 कितना आया। सबसे पहले c4 को निपटा देते हैं। at t is equal to 0, x is equal to 0, तो c4 is equal to 0. 0. Similarly, at t is equal to 0, y is also equal to 0. तो c2 भी कितना आएगा,
0। तो यानी कि अपना C1 C2 तो C4 और C2 तो चले गए, अब बचा कौन? C3। तो at t is equal to 0, x dot is equal to how much? V naught cos theta. तो C3 is equal to how much? V naught cos theta. V naught cos theta. And at t is equal to 0, y dot is equal to how much? V naught sin theta. तो C1 कितना होगा? V naught sin theta. V naught sin theta. तो समझ के बोलना, V naught sin theta। देख लो, ये सब इक्वेशन सामने है आपके, मैं कहीं से कुछ लिख नहीं रहा हूं, आपको सामने है सब कुछ। तो अब आप बता सकते हैं x कितना होगा और y कितना होगा, लिख सकते हैं। और अगर x और y पता चल गए, x और y पता चल गए, तो आप इक्वेशन ऑफ पाथ भी बता सकते हैं। x और y पता चल गए तो आप इक्वेशन ऑफ पाथ भी बता सकते हैं। मतलब 4:30 से स्टार्ट हुई, आज लेट हो गया था फिर। बेटा आवाज बंद करो अपनी। हो गया है, चल रहा है। आकांक्षा अग्रवाल म्यूट कर लीजिए अपना। बेटा ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा, आप लोगों को क्या करना है, मैच्योर रहना है थोड़ा सा इस मामले में, एक दूसरे को कहना ना पड़े, ऐसी स्थिति में रहे आप लोग, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलो खैर, हाँ मैंने कहा x और y पता चल गए अब आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको कल याद होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कल भी x और y पता थे, हमने इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी थी तो t को एलिमिनेट कर दिया था, याद हो। वही यहां भी कर लेंगे तो हमें y पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, है ना। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, dx बाई डी थीटा कर देना होगा, तो 0 आ जाए, 0 रख देंगे उसको तो हम निकाल लेंगे। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? जी सर। हाँ सर। तो यहां से ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बीटा टी क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 is V naught sin theta into t, and x is equal to how much? V naught cos theta into t। तो यहां से t अगर निकालें तो t एलिमिनेट करना है, तो t is equal to x अपॉन V naught cos theta, तो y is equal to लगा दे माइनस बीटा अपॉन 6 x अपॉन V naught cos theta whole raised to the power 3 plus V naught cancel x tan theta। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पाथ। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पाथ। मैक्सिमम रेंज पता करनी है तो क्या करना होगा, रेंज जहां पे जाके गिरेगा ये प्लेनेट, जहां पे जाके गिरेगा वहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R0 R,0 कल बताया था। तो जस्ट सेटिस्फाई दिस R,0 इन दिस इक्वेशन। सो रेंज, बेटा आवाज बंद कर लो। सर आप म्यूट कर दो सबको, लास्ट में अनम्यूट कर दो। म्यूट कर दो सर। चलो बेटा ठीक है। So for range, satisfy R,0 in above equation. Then तो R is equal to हो जाएगा, सॉरी 0 is equal to तो 0 is equal to
minus beta by 6 r is upon v naught cos theta whole cube plus r tan theta. Just find out r. This is your homework. क्या कर लेंगे? कई लोग पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू 0 कैसे? बता दिया बेटा मैंने, देख लो फिर से एक बार, थोड़ा अटेंटिव रहो। आप लोग बीच बीच में अगर बात भी करते रहोगे इधर उधर तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। जहां से ये फेंका गया है वो जगह मानिए ओरिजिन मैंने, और जहां गिरा है वहां पे r, 0, तो जहां पे फेंका गया t इज इक्वल टू 0 पे x भी 0 है, y भी 0 है, इसलिए लिखा हुआ है। और जो लोग पूछ रहे हैं r, 0 कैसे, वो भाई बता देता हूँ। पहले तो सारे लोगों की चैट जो है वो केवल मेरे तक पहुंचेगी, मैं होस्ट कर दे रहा हूँ केवल, ठीक। हाँ, ये बार बार पता नहीं क्यों हट जा रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा टेक्निकल, एक बार सही करना पड़ेगा कुछ मुझे। बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस होने से यही होता है कि कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। देखता हूँ अब सही है। ठीक है बेटा, दिस कुड बी योर होमवर्क, आप जरूर करना इसे। दूसरा ये पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन ये है, दिस इज द ए पार्ट एंड बी पार्ट इज व्हाट शुड बी थीटा बी टू मैक्सिमाइज दिस डिस्टेंस। सो फॉर बी पार्ट देखें जरा, बी पार्ट फॉर आर मैक्सिमम व्हाट आपको क्या करना पड़ेगा, डेल आर ओवर डेल थीटा को क्या करना पड़ेगा, 0, और इससे क्या निकल आएगा, थीटा जो भी आएगा वही आंसर होगा। उस एंगल पर क्या होगी, आर मैक्सिमम होगी। ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। मुझे लगता है सभी लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज मैंने बोल नहीं दी है करने के लिए, कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई अब दिक्कत हो तो प्लीज पूछें। पूछना चाहता है कोई तो अनम्यूट करके पूछ ले। पूछना है किसी को कुछ? नो। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वैसे x डबल डॉट इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अंतर्गत केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े आप। ओके चलिए, चलिए फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो स्लाइड नंबर नोट करते रहे, आप लोग बाद में पूछ लेना। क्लास जब खत्म होने वाली है 10 मिनट का वक्त देंगे आप लोगों से बात करने के लिए। थोड़ा कंसेप्चुअली जो आप लोग पूछ रहे थे उसको भी मैंने शामिल किया है इसमें, वो आप देख लें। वेलोसिटी एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कहने का मीनिंग क्या है, मान लीजिए
ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका गया, वही क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा के बातें, इसलिए ये मैंने फिर पहले से लिख लिया है। u वेलोसिटी से अगर फेंकोगे आप, और मान लीजिए किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट p पर आपको वेलोसिटी निकालनी है या कुछ भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? हाइट निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो u वेलोसिटी से अगर फेंका गया है तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? u cos थीटा, u sin थीटा, ऑलरेडी जो कि आपको बता चुका हूं मैं। किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट p पर आपको हाइट पता करनी है या वेलोसिटी पता करनी है, तो मान लीजिए ये येलो वेक्टर जो दिखाया है वो v वेलोसिटी को दिखा रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, ऑब्वियस है, कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे, लेकिन अगर मैं v वेलोसिटी का यहाँ पे एंगल इंक्लिनेशन भी चेंज हो गया होगा इस वेलोसिटी वेक्टर का, तो v का कंपोनेंट लूंगा तो v cos थीटा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा, ऑब्वियस है v sin थीटा अलग हो गया होगा u sin थीटा से। हाउएवर v cos थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम। So there is only acceleration along y direction, so there is no acceleration along x axis, so x component of velocity remains same. That's why I have written equation number 1, v cos theta is equal to v cos alpha is equal to u cos theta. I think you got my point. This equation is due to there is no acceleration along x axis, that's why x component of velocity remains unchanged. And by component, obviously there is a change in by component. Initial by component is u sin theta, final y component is v sin alpha. So you can obviously there is a acceleration along y direction, so you can use b is equal to u plus at. B is final velocity, u is initial velocity minus gt. So you have this equation, v is equal to u plus at. अब अगली इक्वेशन की बात करूं, अगर यही इक्वेशन फिर से लगानी है और किसके टर्म्स में? हाइट के टर्म्स में, तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल कंपोनेंट कितना है? u sin थीटा, फाइनल कंपोनेंट क्या है? v sin अल्फा। y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h। तो आप फार्मूला लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, y कंपोनेंट का, u cos थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीसरी इक्वेशन। जस्ट प्ले विद दीज 3 इक्वेशंस, यू गॉट एवरी आंसर। अगर आपको किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप वेलोसिटी निकाल लें, कोई भी एंगल निकालना है तो आप एंगल निकाल लें, हाइट निकालनी है तो हाइट निकालें। तो आप देखें, आप जरा इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें और इक्वेशन 3 में जोड़ दें। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें और इक्वेशन 3 में डायरेक्ट जोड़ दें। देखें जरा करके, 1 का स्क्वायर किया तो हो गया v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और जब जोड़ेंगे थर्ड वाली में तो v स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो यू गॉट v स्क्वायर ओनली। Similarly, u square cos square theta plus u square sin square theta. Again, you can take out u square from the bracket. Sin square theta plus cos square theta 1. So you got u square and minus 2gh. So you got this equation. Means final velocity is under root u square minus 2gh in terms of h. इन टर्म्स ऑफ टाइम के टर्म्स में निकालना है तो 1 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर कर दो, तो आपको टाइम के टर्म्स में मिल जाएगी। भाई 1 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो तो v स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो v स्क्वायर आ जाएगा। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे आपको, ये मैंने तो सीधे सीधे लिख दिया है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो लिख देंगे, जो भी इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल आपको घुमा फिरा के इन्हीं 3 इक्वेशन से आपको करना है। अगर आपको इंक्लिनेशन पता करना है कि भाई व्हाट इज अल्फा एट दिस पॉइंट, तो जस्ट डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो आपको अल्फा मिल जाएगा। ध्यान से देखो अल्फा कितना आएगा, भाई v से v कैंसिल हो जाएगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, और बाकी u sin थीटा माइनस dt अपॉन u cos थीटा हो जाएगा। आई थिंक मेरी बातें सारी समझ में आ गई होंगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ये मैंने एक आर्बिट्रेरी कोई भी बात जैसे किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो ये तरीका है।
किसी को कुछ कहना है? सर वो इक्वेशन बताना ऊपर वाली 3 दोबारा। 3 बेटा ये देखो भाई, आपको मैंने क्या सिखाया कल से? एक चीज यही तो सिखाई, इनिशियल पॉइंट देखो और फाइनल कहाँ निकालना है, बस पूरा प्रोजेक्टाइल भूल जाओ। इस इनिशियल पॉइंट पे बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा, v sin अल्फा। बस आप लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v इज इक्वल टू ut प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो आपका दिल करे वो लगाओ। और along x axis there is no acceleration, so these components are equal. That's why equation 1 written. नहीं समझ में आया? ओके सर। फिर भी अगर किसी को कंसेप्चुअल एरर लग रही हो, किसी को दिमाग में कंसेप्ट नहीं बैठ रहा हो, तो प्लीज पूछे। मैं तो हर किसी को बोल रहा हूँ कि पूछे, लेकिन अपना अटेंशन ना दूर करे। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे कैंडिडेट्स हो और वो लोग बीच में बोल देते हो तो आप लोगों का अटेंशन हट जाता हो। तो थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन में तो यही है कि आपका अटेंशन तो बहुत जरूरी है, हर क्षण आपको साथ रहना है। सर फर्स्ट वाली बताना एक बार। एक्स कंपोनेंट इज ऑलवेज सेम, ये मैं पहले से बता रहा हूं लगातार कि एक्स कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्सीलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी क्यों बदलेगी? तो चाहे ये वाला कंपोनेंट हो चाहे ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों बराबर ही रहेंगे। चले जी आगे। ये इक्वेशन से नहीं आता है ना कि आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से बोल रहे हो? आप कोई सी भी इक्वेशन लगाओ, आप लोगों के लिए कोई नई इक्वेशन नहीं आएंगी, जैसे मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वाला कौन सी इक्वेशन से आएगा वैसे? मतलब ये वाला समझ आ गया कि x में चेंज नहीं होता है तो उससे हो गया, लेकिन कौन सी इक्वेशन से आता है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाली कोई सी भी लगाओ, कोई सी भी। मैंने क्या कहा, अब देखो मैं आपको अब पूरी बात लिख के दिखानी पड़ेगी मुझे। ये इक्वेशन मैंने क्या बताया, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमेशा वैलिड है, अगर 1 डायमेंशन में लगानी है तो ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब आप लगाओ पहली वाली इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, लगाओ। अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? b बराबर u। दूसरी s बराबर ut। s बराबर ut का मतलब क्या हुआ है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सुने होंगे बहुत, फार्मूला लगा लेते हैं। और यहां से भी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, मतलब b बराबर u ही तो आया। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ओके चलो, अच्छी बात है। कोई बात नहीं आ रही समझ में तो पूछते रहना मुझसे, क्योंकि वजह इसकी है कि न्यूटोनियन सबका ही वीक होता है लगभग। ठीक है, ये मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा जो आंसर निकालवाने को पूछा है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इसका बुकलेट पेज नंबर सर। बेटा मैंने कहा ना, हर सवाल अगर आपका बुकलेट में ही होगा तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या फायदा। मैं हर चीज बुकलेट की नहीं, क्योंकि बुकलेट में ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर से भी क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी लाके रखूं, जिससे कि आप लोगों को भाई ये बहुत हार्ड क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन है ना चुनिंदा, वो करवा रहा हूं। आप लोग बुकलेट में एक सिस्टमेटिक देखेंगे तो न्यूटोनियन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप लोग बुकलेट में नहीं देखेंगे। ठीक है, जब बुकलेट की बात आएगी तो क्लासिकल मैकेनिक्स जहां से शुरू करूंगा वहां पे प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कहां बुकलेट में कौन सी जगह पे कौन सी चीज करनी है। न्यूटोनियन का कोई वो नहीं है, जितने आप क्वेश्चन कर लो अच्छा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए बॉल इज थ्रोन विद स्पीड v फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट h
at what inclination angle should be thrown so that it travels the maximum horizontal distance? What is this maximum distance? Assume that the ground below the cliff is horizontal. क्वेश्चन ये हुआ कि एक बॉल को h हाइट से एक क्लिफ से b वेलोसिटी से फेंक दिया गया और वो गिरी है क्या, कुछ दूरी पे जाके गिरी होगी। इट ट्रेवल्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस हिसाब से फेंकी गई है कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करें। किस एंगल से फेंके हैं, यानी कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये किस एंगल पर फेंके हैं कि आर क्या हो, मैक्सिमम हो, ये क्वेश्चन है। और ये पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्स, मींस आपका क्वेश्चन है वो थीटा नॉट होगा क्या जिसके लिए आर मैक्स हो, और वो फिर आर मैक्स क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? क्लिफ का मतलब होता है छज्जा टाइप, जैसे आप खिड़की से किसी चीज को फेंक दें, ये ऐसे। समझ में आ रहा है? अब आप आर मैक्स और थीटा नॉट तो एकदम नहीं निकाल लोगे, पहले तो आप आर निकालो किसी पर्टिकुलर थीटा पर, उसके बाद उससे आर मैक्स निकलेगा डेरिवेटिव निकाल कर। तो यहां से शुरू करते हैं भाई, इसके कंपोनेंट्स पहले करो क्योंकि बिना कंपोनेंट के तो शुरुआत नहीं हो पाएगी। इसके कंपोनेंट करूंगा तो आएगा v cos थीटा, यहां कंपोनेंट करूंगा तो आएगा v sin थीटा। ये वाला पॉइंट मान लेता हूं जो जहां से फेंका गया है वो a और जहां पर गिरा जाके वो b, और मैं अपनी मोशन को कहां से कहां तक देखूंगा, इनिशियल पोजीशन a से फाइनल पोजीशन b तक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g है नीचे की तरफ को। तो आप मुझे बताओगे g को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? नेगेटिव सर। क्यों? क्योंकि सर वो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, क्योंकि वो तो ऊपर भी जा रहा है। सर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, जी पॉजिटिव नेगेटिव कब क्या लेते हैं। मुझे पता है ना, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा, वरना मैं करवा के अब तक अलग हो गया होता। बहुत सारे बच्चों को आप लोग कुछ लास्ट क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन था इसके अंदर। बेटा मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ ना। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पॉइंट से भी फेंका गया है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे जाके गिरा है, केवल इनसे मतलब है आपका। रास्ते में इसके साथ क्या हुआ आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिस इज कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, it is only dependent on initial and final positions. Am I correct or not? Yes sir. बात ये तो मानोगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कंजर्वेटिव फील्ड है भाई, कुछ भी हो रास्ते में हमें क्या मतलब। इनिशियल ये है और फाइनल ये है, जहां गिरा और जहां से फेंका गया, हमें और चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो जहां से गिरा और जहां पहुंचा वो नीचे गिरे हुए, मतलब उससे नीचे या ऊपर है? यहाँ पॉजिटिव आएगा, नीचे जा रहा है नीचे। तो पॉजिटिव मतलब यहाँ एक्सेलरेट करेगा किसको, पार्टिकल को। और पक्की बात है कि वेलोसिटी एट b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट a। पिछले क्वेश्चन में देखो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, मैं समझता हूँ, अभी बताता हूँ। कौन से वाले में बेटा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें? नो सर, उसके पिछला वाला स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर कि हमने फर्स्ट में पॉजिटिव लिया था, सेकंड में नेगेटिव। कहाँ पहले वाले में पॉजिटिव कहाँ लिया? यहाँ सर जी की वैल्यू जो पॉजिटिव सर, यहाँ पे सर जो हाफ जी की स्क्वायर पॉजिटिव है। बेटा अगर आप ऐसे कहोगे तो फिर मैं नेगेटिव लगा के काट दूंगा। अरे भाई 40 भी आप फिर नेगेटिव लिखो और हाफ GT स्क्वायर भी नेगेटिव लिखो। ऐसा नहीं समझे? नहीं आया सर, इसमें कंफ्यूजन है कि जी कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। बेटा जी पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। आप एक बात बताओ, जहां से गिरा है भाई इसमें लगाओ, आप यहां से कैसे लगाओगे?
इनिशियल वेलोसिटी किधर होगी, 0 होगी ना, फाइनल वेलोसिटी लेनी नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ जीटी स्क्वायर, हाफ जीटी ना 40 मीटर्स, माइनस या प्लस? प्लस। अब ये प्लस और माइनस पता है क्यों गड़बड़ कर रहा है आप लोगों को? क्योंकि आप लोग किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को मान ही नहीं रहे, आपका जो दिल कर रहा है वो मान ले रहे हो। फिर ऐसा करो, आप अपनी कॉपी में ये जरूर बनाया करो, ठीक है? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव बाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव बाई। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो सब सही होगा, तो कुछ गलत नहीं होगा। अब बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना? -40। ग्रेविटी कितनी? एक्सेलरेशन कितना? माइनस मतलब नीचे की साइड हमेशा नेगेटिव लेंगे? नहीं, ये बेटा हमारी चॉइस होती है। निगेटिव पॉजिटिव इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मानना भी एक तरीके से ये कन्वेंशन था केवल। मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कैसे पता? अब आप कहोगे बताया गया है। बताया गया है। जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात हुई थी ना, तो एक बात मैं भी बताता हूँ। आप लोगों ने ईएमटी क्लास हो चुकी है ना? हाँ जी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से बता देता हूँ। जब एबोनाइट की रॉड और बिल्ली की खाल को रगड़ा गया था, वो वाली कहानी याद है? सुनी नहीं सर। सुना हुआ। यस सर। थेल्स एक साइंटिस्ट, मतलब फिलोसोफर कह सकते हो। थेल्स नाम सुना होगा, थेल्स थ्योरम वाले। थेल्स ने ये महसूस किया कि जब आप किसी चीज को रगड़ो तो कुछ हो जाता है, मतलब कुछ होता है? पॉजिटिव मतलब एक बिल्ली की खाल पर कुछ आ जाता है ऐसा जिससे छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, और एबोनाइट की रॉड पे भी कुछ ऐसा आ जाता है जो आबनूस की लकड़ी पर, जो कुछ छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है। उन्होंने जब ये बताया तो 300 साल तक किसी ने उनकी बात पे विश्वास ही नहीं करा। 300 इयर्स वो चले गए। ऑब्वियस है 300 साल तक कौन जिंदा रहेगा अपनी बात रिकॉग्नाइज कराने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने गूगल पे पढ़ा हुआ है और आप लोग बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर 300 इयर्स बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि जब चीजें रगड़ती हैं तो उनमें सेम प्रॉपर्टी जैसे बिल्ली की खाल में और एबोनाइट की रॉड में आ जाती है, वैसी आने लगती है। जैसे आप लोगों ने कभी सिर से अपने बालों को रगड़ा होगा किसी प्लास्टिक के स्केल से, करा होगा ये काम भी, तो उसमें भी अट्रैक्शन पेन में भी हो जाता है, पेन में भी हो जाता है, कुर्सी पे बैठे हो कुर्सी पे भी हो जाता है, इवन कपड़ों पर भी हो जाता है, कंघी में भी होता है, कंघी में है ना, क्लॉथ्स पे भी हो जाता है, चादर पे हो जाता है। तो कहने का मीनिंग ये था कि ये चीज जब आई तो लोगों को ये पता चल गया कि कुछ तो ऐसा है जो कि एबोनाइट की रॉड और बिल्ली की खाल पे या फिर दो अपोजिट चीजें क्रिएट होती हैं। फिर नाम रखने की जब बारी आई तो नाम रखना था उनको अपोजिट चीजों का। तो नाम रखना वैसे ही समझ लो जैसे दो बच्चों का जन्म हुआ, ट्विंस, दो ट्विंस जुड़वा पैदा हुए, एक का नाम माँ बाप ने सोच रखा था, एक का आयुष रखेंगे और एक का पीयूष रखेंगे। हो सकता है कोई नाम इस नाम का हो तो वो माइंड ना करे, आयुष या पीयूष रखेंगे दोनों बच्चों का नाम। तो आप किसको आयुष कहें किसको पीयूष कहें आप बता सकते हो? दोनों एक जैसे हैं, जो दिल कर दिया उसको बोल देंगे आयुष, तो दूसरा वाला अपने आप पीयूष हो जाएगा, उसका बेचारे का कोई कसूर भी नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, नाम बहुत सारे थे, लो हाई, दो अपोजिट नाम रखने थे, गरम ठंडा, हॉट कोल्ड, कुछ भी। उसमें सबसे अच्छा नाम जो सजेस्ट किया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, पॉजिटिव और नेगेटिव रख देते हैं। आपने नाम ये भी सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उन्होंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव रख दो, अच्छा लग रहा है। बोले किस पे पॉजिटिव रखे किस पे नेगेटिव रखे, तो बोले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रख दो और जो न्यूक्लियस है उस पे पॉजिटिव रख दो। बस वहीं से इनका जन्म हो गया। अब सोचो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर इसे पॉजिटिव बोल दिया होता और प्रोटॉन पे नेगेटिव बोल दिया होता, आज भी चल रहा होता, उससे फर्क क्या पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब सब रैंडमली मतलब रखा गया है चार्जेस पर, बिल्कुल रैंडम रखा गया, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। वैसे ही
कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करना कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये मेरी चॉइस है ना। मैं अपनी कॉपी पे ऐसा नेगेटिव और ऐसा नेगेटिव बना लूंगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नेचर को एक्सप्लेन करना है, नियमों से नियम थोड़ी बदल जाएंगे उसके। सर कार्टेशियन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना इसमें जो भी होगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैंने ही बनाया है, मतलब अपने ही लोगों ने बनाया है। ओके सर। ये भी तो हमारी देन है, ये भी तो हम ही लोगों ने सोचा है। ह्यूमन नेचर ही, मतलब ह्यूमन ने ही सोचा है ना ये पॉजिटिव रखो ये नेगेटिव, उसके बाद चलने लगी वो चीज। यस। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा किलोग्राम, किलोग्राम भी हमने ही बनाया है। वो जो आप बाट देखते होगे आप 1 किलोग्राम का, वो जो दुकान पर रखा हुआ देखे होगे 1 किलोग्राम तौलते हैं जिससे, वो भी तो हमारे ही बनाए हुए हैं। वो अगर थोड़ा बड़ा बना लो तो बड़ा चलता होता आज तक। वो सब आर्बिट्रेरी चॉइस है, लेकिन जो चॉइस एक बार चूज कर ली वही मान लो, वरना सब जगह अलग अलग होगा। इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई जाती है जो सब लोग एक्सेप्ट करें। जैसे आप लोगों ने IUPAC पद्धति सुनी होगी केमिस्ट्री में, है ना? इसलिए कि जिससे सब लोग उस कम्युनिटी को फॉलो करें। अदरवाइज आप लोगों ने ये भी सुना होगा बीघा, बीघा समझते खेत का क्षेत्रफल, एरिया। सब लोग किसी के यहाँ बीघा कितने भी हेक्टेयर का होता है, किसी के यहाँ कितने का होता है। हमारे गांव में इतने का होता है, हमारे गांव में इतने का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ऐसी बहुत सारी यूनिट है जो अपने लोगों के घरों में चलती हैं लेकिन बाहर नहीं चलती हैं। ठीक है, तो वही मेरा मतलब है। आप इसको इसको इसलिए बोला हूं इतना मैं सारा, जिससे आपके दिमाग से इन चीजों का भ्रम उतरे। क्योंकि अक्सर हम बुकों में, बुक्स जब देखते हैं ना, तो बुक्स में हम नोटेशन देखकर घबरा जाते हैं। नोटेशंस अल्फा बीटा गामा ज्यादा दिख जाए तो बीपी लो हो जाता है ना? और अगर बुक्स में कुछ अलग अलग तरीके के सिंबल्स दिखने लगे तो माशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि आप लोग इन चीजों से बिल्कुल घबराए ना। जैसी आपकी सोच है उससे थोड़ी अच्छी किसी और की रही होगी जिसने ये बनाया है। ठीक है, तो अगर आप मान लो, मैं मान के चलता हूं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेके ये ले लेता हूं, चलो उल्टा चलता हूं, बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा? यही तो फर्क पड़ेगा। इससे बताओ इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा? लगाओ S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों के चक्कर में फंसो, इन चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो। ये बहुत डराने वाली चीज है लेकिन है कुछ नहीं। ये केवल एक तरीका है समझाने का, समझने का। बाकी आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, समझा सकते हो। तो यहां भी साइन कन्वेंशन लिया है मैंने, और यहां भी लिया है, यहां भी लिया है, हर जगह लिया है। लेकिन चूंकि चला आ रहा है एक कन्वेंशन की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर मानो, नेगेटिव नीचे मानो, इसलिए बार बार ये माइनस लिख दे रहा हूं। आगे सर। ठीक है, ओके, चलो अच्छी बात है। आगे अगली बात अब सुनो। अब बताओ आपको किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेना है, ये आप डिसाइड कर लो। ठीक है, जो अच्छा रहेगा ना, वरना दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। अब देखो, आप लगाओ भाई इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सिस लगाओ पहले, या एक्स एक्सिस लगा लो पहले। चलो अलोंग एक्स एक्सिस लगाओ भाई, ए से बी तक, ए से बी तक। सोचो अपने आप और लगाओ। v cos थीटा। हाँ, v cos थीटा। कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो? v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो लगाओ। v इज इक्वल टू u प्लस AT। उससे बेटा कुछ फायदा नहीं होगा, b बराबर b आ जाएगा। ये नहीं है ना, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है नहीं, तो क्या फायदा होगा? बीच वाली लगाओ ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ, तो s कितना, a से b तक r, u कितना, a से b तक इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस और माइनस माइनस बोलो प्लस बोलो, जीरो ही लिखना पड़ेगा। तो मत ही लिखो ना, नहीं समझे? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे अब एक्सिस लगाओ, अलोंग वाई एक्सिस A to B। चलो लगाओ,
बोलो, वही वाली इक्वेशन लगाओ। r इज इक्वल टू आर नहीं, अब बाई एक्सिस। अब आपकी आंखें केवल वर्टिकल देखेंगी, अब आपकी आंखें केवल वर्टिकल देखेंगी, वर्टिकल। एच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से बी तक? एच हुआ। एच इज इक्वल टू यू टी। यू कितना लगाऊं बताओ? b sin थीटा प्लस का या माइनस का? माइनस का। प्लस का ही आएगा। प्लस का ही होगा सर, ऊपर प्लस का होगा क्योंकि above है। तो प्लस का होगा इनटू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, अब आ गया। ये दो इक्वेशन है, बाकी पूरी मैथमेटिक्स। आपको जो करना है अब इनके साथ करो। क्या कर सकते हो वैसे? ये दो इक्वेशन है, क्या क्या निकाल सकते हो? क्या आपसे आर या टी नहीं निकाल सकते इन दो इक्वेशन से? कैपिटल आर और कैपिटल टी कैसे निकालोगे? नीचे वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो निकला सोल्यूशन याद होगा। यस सर। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यू कैन फाइंड टी। नहीं, दिस कुड बी योर होमवर्क। अब आप सोच रहे हो सब कुछ तो होमवर्क है, निकाल लिया हम क्या करेंगे? निकाल लिया? हाँ सर निकाला तो, लेकिन सर मतलब फिर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई ठीक है एक तरीके से। वो उसमें केवल एक ही वैलिड होगी, तो सर फिर हमें उसमें डाल के देखना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा ना कौन से मैक्सिमम आ रहा है। हाँ अभी रुक तो जाओ बेटा, बहुत लंबा सवाल है ये, बहुत लंबा है। अभी आप एकदम यहाँ ना करो, घर पे ही करना, बहुत अच्छा रहेगा। इसके आगे काम घर पे ही करना। और आर भी निकाल सकते हो। जब टाइम पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे? इसमें इक्वेशन 1 में डाल दोगे, इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो आर भी निकल आएगा। और जब आर निकल आएगा तब उसको डिफरेंशिएट करके क्या करोगे? 0 के बराबर रखोगे, तो इससे थीटा नॉट निकल के आएगा, और इससे थीटा नॉट निकल के जो आएगा वो आर में लगाओगे तो आपको आर मैक्सिमम मिलेगा। क्या समझते हो? यही तो करना होगा। ये मैंने फ्रेम कर दिया आपको। आप सोच रहे होगे ये सब काम मैं करके दिखाऊं, तो आपको लोग करके भी दिखा देता हूं। ये है सोल्यूशन। आप देख लो, सब काम वही किया हुआ है जो आप चाहते हो। एक एक लाइन शुरू से देखना। ये इसलिए करके रख लिया है जिससे कि आप लोग जल्दी से इस चीज को देख लो और समझ लो। थोड़ा ध्यान देना। ये इक्वेशन अभी लिखवाई थी मैंने, ये येलो वाली, इसका सोल्यूशन यही लिखा बेटा जो बोल रहे थे अभी। सर माइनस एच आया है ना यहाँ पे? तो ये वाला एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ गया है। ये माइनस एच ही आएगा बेटा, यहाँ पे हमने गलत लिखा है। यही कह रहा था सर, यहाँ पर इक्वेशन हम लगाएंगे सर वो ऐसे y इज इक्वल टू एच प्लस वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर हम r, 0 पे कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे। नहीं समझा आपकी बात। तो जैसे a पे इक्वेशन अगर हम लगाएं तो सर a पर इक्वेशन नहीं लगती है, किसी ड्यूरेशन पे लगती है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन होनी चाहिए ना, a पर थोड़ी। मतलब a पे अगर जैसे मैं लिखूं कि मतलब a पे नहीं, मतलब a to b कह रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू होगा ना सर, y इज इक्वल टू h प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y 0 हो गया। जब हमारे पास फाइनल रेंज हमने निकालनी है तो अपने आप ही माइनस h बन जाएगा। इतना नहीं दिमाग लगाओ। देखो मैं बताता हूँ आपको, सिंपल समझो ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आप मुझे बताओ s कितना होगा a से b तक? नीचे की तरफ को h, नीचे की तरफ को h, तो माइनस h हो गया। u कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर की तरफ को v sin थीटा, तो ये v प्लस का हो गया। और a क्या हो गया? नीचे की तरफ को है तो माइनस g हो गया। बस इतनी सी बात। अब आप इसको कैसे भी एक्सप्लेन करो, बात यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जरा सोल्यूशन पे गौर करें। ये वाली इक्वेशन का सोल्यूशन इसी तरीके से लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा खतरनाक एक्सप्रेशन आ गया है ना, तो आप इसको क्या करोगे? इसको बी स्क्वायर को बाहर ले लोगे, v बाहर आ जाएगा, v अपॉन g बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। 2gh अपॉन v स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, k मान लिया। k को, अब ये एक्सप्रेशन जो है t का
इसमें माइनस वाला इसलिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी हो जा रही है 2b sin थीटा से, हो जाएगी ना, जब 8gh जुड़ जाएगा तो केवल प्लस वाला ही वैलिड होगा। नहीं समझ रहे हो? वैसे तो ये आप खुद ही करके देखो, खुद ब खुद समझ में आए। यहां पर केवल प्लस ही लेना है, माइनस लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक 2b sin थीटा है और एक √4b² sin² थीटा प्लस 8gh है, तो वो तो 2b sin थीटा से बड़ा आएगा। किसी ने मैसेज किया है सर बॉल हाइट h ऊपर भी तो जाएगी, कहां गई ऊपर? अच्छा ये वाला देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, तो बेटा यहां तक पूछते तो बताते आप ये वाली बात मुझे, और ये ए पॉइंट यहां कहीं ले लेते तब बताते, लेकिन ओवरऑल पॉइंट तो नीचे है ना। आपकी बात भी सही है, लेकिन पॉइंट यहां नहीं है। ओवरऑल आप ये 2gh/b² को k मान लोगे, इस t की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज में इस फार्मूले में लगाओगे तो ये आएगी, और इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो ये इतना लंबा चलेगा, दिख रहा है? ये मैं आपको भेजूंगा नहीं आज, ये कल आप करके दिखाओगे, और ये मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे होगा, ये खुद ही करना आप लोग। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बनेगी और उसमें लगने के बाद तब आएगा ये आंसर, θ0 = sin इनवर्स 1/√2 + k। और रेंज निकालनी होगी तो रेंज इसमें लगाओगे θ0 की जगह पे, तो आपको मिलेगा ये b² g √1 + 2gh/b²। सोच रहे होगे इतना खतरनाक सवाल सर ने करवाया क्यों, कौन सा यही आएगा, है ना? यस सर। लेकिन आप देखो ये फिर से क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये असाइनमेंट आप लोगों को भेजा गया होगा या नहीं भेजा गया होगा तो आज ही कल में, आज में ही पहुंच जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। सर ऐप में पीडीएफ नहीं दोगे? नहीं पीडीएफ तो आएगी, मैं कह रहा हूँ ये भी दिया हुआ था असाइनमेंट, जो पहले दूसरे लेक्चर में जो लोग अटेंड किए होंगे उन लोगों को ये असाइनमेंट शायद मिला होगा। सर वीडियो उसमें मैंने देखी थी ऐप में। चलो बेटा आज सब क्लियर हो जाएगा, रात में आपके पास सब पहुंच जाएंगी चीजें, ठीक है? असाइनमेंट भी पहुंचेगा। ओवरऑल फिर से यही सवाल लिखा हुआ है, अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है। सुन ले मेरी बात को। हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि ऐप से असाइनमेंट को हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। बेटा डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसको मोबाइल में देख देख कर सॉल्व कर पाओगे। यस सर, मतलब सर जैसे बाद में हमें कभी क्वेश्चन देखना हो तो फिर पहले से पूरा नोट करो, फिर अगर बेटा ये पता एक अच्छी हैबिट है। आप जिस तरीके से लेक्चर चल रहा है ना, इस तरीके के नोट्स आप बना लो अपनी कॉपी में, और बाकी जो डाउनलोड नहीं हो रहा उसको प्रैक्टिस कर लो। सर जैसे ये क्वेश्चन अभी लिखेंगे, आप उधर समझाते रहोगे, हम इधर कंसंट्रेट लिखने में रहेंगे, तो मसला खराब बन रहा है सर। बेटा जब ऑफलाइन क्लास होती है तब भी तो ऐसे ही करते हो, तब कैसे करते हो? सर बस इसको अपलोड करवा देना सर, वो ना मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, वो कोई आंसर नहीं आया उनकी तरफ से। नहीं बेटा आज पक्का आएगा, मैं खुद पर्सनली बात करूंगा, चिंता ना करो, ठीक है? हाँ दूसरा ये है बेटा कि आपको इतनी तो अब जैसे आप कहो मैं ये भी लिखूं ना, तो फिर आपका ये सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा। ये मैं अभी लिख के कहीं दे देता हूं आपको, आप देख भी रहोगे स्पीड आज की और कल की स्पीड में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। अभी 17वीं स्लाइड पे पहुंचे हैं जिसमें सॉल्यूशंस भी थे जो कि मैंने फास्ट भगा दिए। अगर सारी चीजें लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर इनको बोलो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिखते रहेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट भी एक ऑप्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले। सर आप म्यूट कर दीजिए सबको, लास्ट में जिसको प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेगा। सब लेक्चर्स में ऐसा ही होता है सर, म्यूट कर देते हैं टीचर सबको। चलो बेटा ठीक ऐसे है, तो सिलेबस ही नहीं होगा सर। ठीक है बेटा। चलिए फिर से सुने एक बात को कि इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन, ये सब चीजें अगर करेंगे तो हमारा काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन एक और भी अच्छा तरीका होता है जिससे आप ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका फीलिंग लेके क्वेश्चन को। तो सेम क्वेश्चन अब की बार ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने लिखा हुआ है। अगेन क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव आपके पास 6 ऑप्शन है सामने,
और आंसर भी मैं बता दूं आपको पता है डी है, क्योंकि आपने अभी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन है, पर्सन थ्रोज ए बॉल एट एन एंगल ऑफ हर चूजिंग टू अचीव द मैक्सिमम डिस्टेंस with speed v from the edge of a cliff of height h. Assuming that one of the following quantity is maximum horizontal distance the ball can travel, which one is it? मतलब assuming that इनमें से कोई एक क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बता रही है, तो उनमें से कौन सी है? तो यू कैन आंसर और फिगर आउट दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग केसेस एंड स्पेशल केसेस। ऐसा आप करते रहते हो, बहुत बार करा होगा आप लोगों ने। कई लोग जो क्लास में पिछली में होंगे वो भी मैं बता दूं, जैसे मैंने उन लोगों से कई बार पूछा, आप लोगों से भी एक बार पूछ लेता हूं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये इनके बीच का एंगल है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कॉस का होगा, साइन का होगा? कॉस का होगा। आपकी मेमोरी आपको कह रही है, आपका याददाश्त आपको कह रही है यहाँ कॉस होना चाहिए, लेकिन लिखा सामने साइन। हाउ कैन यू फिगर आउट हु इज करेक्ट? आपकी मेमोरी करेक्ट है या सामने लिखा हुआ सेंटेंस जो मैंने लिख दिया वो करेक्ट है? आप ये कैसे फिगर आउट करो, क्योंकि याददाश्त में तो बहुत सारी चीजें गलत भी होती है ना सर। जैसे आप सर मतलब अगर पैरेलल वेक्टर है तो थीटा 0 होगा, तो चेक कर लो a प्लस बी आना चाहिए, और एंटी पैरेलल, यानी कि आप कहीं ना कहीं लिमिटिंग और स्पेशल केसेस को दिमाग लगाकर आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे चलता रहता है ये काम भी लगातार, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वे थीटा को पहले 0 करके देखते हैं, या आंसर आर बराबर a प्लस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। तो ऐसे में साइन होगा, डॉट में कॉस। सर क्रॉस में ए क्रॉस बी में साइन होता है और ए डॉट बी में कॉस होता है ना? ए क्रॉस बी में कॉस होता है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, आप तो गलत सलत पढ़ाए पड़े हो सब चीजें। मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी मेमोरी पे बात नहीं हो रही है ना, आप इसको समझ कितना रहे हो ये वाली बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर बात मेमोरी की सिर्फ है तो कॉस याद करो या टेन याद करो या साइन याद करो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है ना। फर्क किस पे पड़ता है? नेचर पे। और नेचर हमारे लिखने से थोड़ी बदल जाएगी। वी आर ओनली ऑब्जर्वर नॉट क्रिएटर। हम कोई बहुत बड़े, हम वो थोड़े ही जादूगर, हम तो जादूगर को देखने आए हैं, हम तमाशा देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं नेचर के साथ मैच करानी पड़ेगी। तो यही मेरा कहने का मीनिंग है कि आप इस तरीके से भी आप बातें सोच सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो कि विच वन इज रॉन्ग। आप ये नहीं बता सकते सही कौन सा है, तो ये तो बता सकते हैं कौन से डेफिनेटली गलत है। क्या आप बता सकते हो बी ऑप्शन कभी सही हो सकता है? नहीं सर, वो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन एच। भाई आप अगर ऊंचाई पे बैठ के फेंकोगे किसी चीज को और जमीन पे बैठ के फेंकोगे किसी चीज को, क्या अलग अलग नहीं होंगी? ये रेंज अलग अलग नहीं होंगी, है ना? अलग अलग होंगी। यस सर। होने के वजह तो यही हो सकती है आर शुड बी फंक्शन ऑफ एच, लेकिन बी ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो पहला तो यही हिंट मिला, बी स्क्वायर अपॉन जी मीन्स आर शुड बी फंक्शन ऑफ एच, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा एक बात सोचो, इफ एच इज इक्वल टू 0 हो जाए या टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाए, तो आप बता सकते हो आंसर क्या होना चाहिए? आर क्या होना चाहिए? 0 की तरफ भागना चाहिए या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा सर। बी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट रुको, पहले मेरी बात को सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो चीज मिस कर दोगे जो मैं बता रहा हूं। मैं अगर एच को 0 कर दूं और आपके हाथ में बॉल दे दूं
और आपसे कहूं फेंको ताकत लगा के कितनी दूर फेंक सकते हो, तो वो 0 होगी या फिर नॉन जीरो होगी, ये बता दो बस। नॉन जीरो। नॉन जीरो। इट शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स ए फाइनाइट वैल्यू। लेकिन क्या हो रहा है कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये कह रहे हैं कि 0 होगी, नहीं कह रहे h बराबर 0 लगाने। अच्छा एक बात और बता दो, अच्छा चलो, इफ v इज टेंडिंग टुवर्ड 0 मतलब बॉल को फेंको ही मत, या फेंको तो बड़ा हल्के से फेंको, तो r के साथ क्या होना चाहिए? अगर बहुत हल्के से बॉल को फेंकोगे तो क्या होगा? r 0 हो जाएगा सर। बहुत स्मॉल होगा सर, 0 के बराबर। कॉमन सेंस कहता है कि 0 होना चाहिए, लेकिन ई ऑप्शन पता है क्या कह रहा है? अगर इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो b² g + 2h, यही तो आएगा, b² g + 2h। अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इसका मतलब b टेंडिंग टुवर्ड 0 होने पे 2h बात दे रहा है। इज इट पॉसिबल? नो। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी अपनी सेंस नहीं सही बता रहा है। और अगर आप एक बात और भी सोच लें कि if b इज इक्वल टू या b टेंडिंग टुवर्ड्स ए फाइनाइट वैल्यू 2gh, मान लीजिए आप b किसी फाइनाइट वैल्यू 2gh से फेंकेंगे तो r क्या होगी? फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी? फाइनाइट। अरे फाइनाइट स्पीड से फेंकोगे तो फाइनाइट दूरी पे जाके गिरेगा, जबकि ये क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव f कि अगर b√2gh हो जाए तो 1 - 1 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब 5 गलत हो गए, छठा तो सही होएगा ही। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब आप सोचोगे इतनी बातें कहां से सोचूं, तो जो लोग ये सोचते हैं कि इतनी बातें कहां से सोचूं, वो ये कर ले, वो ये है ऑप्शन उसके पास। पूरे 3 घंटे में एक ही होगा और हो सकता है गलती हो जाए। नहीं समझ में आया? मैं तो समझ में आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हैं आप? कुछ और पूछ रहे थे सर? हमको हाइट 0, वेलोसिटी 0 और अपना लिमिटिंग केस करके देख के सब चीज एलिमिनेट करना है ना? हाँ भाई, ऑप्शन 4 होते हैं तुम्हारे पास। सर कौन बनेगा करोड़पति में क्या करते हैं? एक लाइफलाइन ये भी तो होती है, 2 हटा दो। हम आपसे कह रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा नेटपति, तो वो उसके लिए 3 हटाने हैं बस। 3 हटाने का तरीका है, आप 3 कोई अलग अलग छांट लो, कौन से गलत है पक्का। और ये छटाई किस सवाल, किसी सवाल में हो जाती है। 2-3 सवाल भी ऐसे अगर छांट लिए तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वहां 1-1 नंबर की लड़ाई होती है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड v। अच्छा, आप लोगों की अगली क्लास कितने बजे से? 6:30 से। 6:30 से सर। तो ठीक है, मैंने लिखा तो 6:30 तक था, लेकिन थोड़ा सा पहले, मतलब 15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा, 15-20 मिनट पहले। ठीक है, आज किसी वजह से लेट हो गए थे। ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड v फ्रॉम 0 हाइट ऑन लेवल ग्राउंड, एट व्हाट एंगल शुड इट बी थ्रोन so that the area under the trajectory is maximum? Your question is, a ball is thrown at a speed v from the 0 height on the level, at what angle, मतलब means theta क्या हो जिससे area under the curve, means this area should be maximum. Area under the curve is 45 सर। नहीं बेटा, वो रेंज होती है मैक्सिमम। सुन तो लो, अगर इतना सरल सवाल होता मैं क्यों करवाता। वो रेंज होती है, जो आप पूछ रहे हो रेंज की बता रहे हो। रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब 45 हो। यहाँ रेंज नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पूछा जा रहा है एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया, तो व्हाट इज द एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन? किसी ने लिखा है 60 डिग्री, आंसर सही है। पहले इक्वेशन ऑफ पाथ बताएं तो कितना होगा? y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। इज इट?
क्योंकि y मुझे चाहिए होगा तभी मैं एरिया निकाल पाऊंगा। और एरिया अंडर दी कर्व अगर निकालना है तो मेरे को y इंटू डी एक्स होता है एरिया एक स्ट्रिप का, ये y ये dx, तो y इंटू डी एक्स। तो एरिया अंडर दी कर्व हो जाएगा इंटीग्रल फाई इंटू डी एक्स, और x की लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके r तक, और r आप लोगों को पता ही है u स्क्वायर या b लिखा हुआ है तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एरिया। अब y की वैल्यू ये आपके पास इक्वेशन है, ये 1 है, y चाहिए ये 2 है, और ये इसका यूज कर सकते हैं। तो एरिया कितना आएगा इंटीग्रल 0 टू r, y की जगह लगाते हैं x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। यू कैन इंटीग्रेट इट, आसानी से हो जाएगा। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और r की लिमिट लगा दोगे एरिया निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। ये आपका होमवर्क है। और एरिया अगर निकल आएगा तो फिर उसके बाद अगला भी काम हो जाएगा। फॉर एमएक्स आपको क्या करना होगा, डेल ए बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0 रख देना, और इससे क्या निकल आएगा आपका थीटा निकल आएगा, जिसको हम थीटा नॉट डिनोट कर देंगे। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। और आप चाहें तो वो एरिया भी निकाल सकते हैं ऑल्सो। फाइंड एमएक्स, तो आपको क्या करना होगा, इस ए वाले फार्मूले में थीटा नॉट पुट कर देना होगा, तो आप एमएक्स भी निकाल देंगे। तो दिस कुड बी योर होमवर्क, आप लोग घर पे करना अच्छे से। समझ में आ गया? लास्ट स्लाइड शो करना सर। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ ले। हो गया सर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जिन लोगों को डाउट है वो रुके रहे, और जिन लोगों को नहीं डाउट है वो छोड़ सकते हैं क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट क्लास में सर कौन सा टॉपिक होगा? बेटा न्यूटन्स लॉ स्टार्ट होंगे अब। ओके सर। सर जो लास्ट क्वेश्चन करवाया इससे लास्ट वाला, उसमें बी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया? बी ऑप्शन इज नॉट dependent on H, but my feeling says that R should be dependent on H, because if you vary H, अगर आप H को बदलोगे तो R भी बदलनी चाहिए, लेकिन B ऑप्शन कह रहा है नहीं, आप H कुछ भी रखो, आंसर हमेशा B स्क्वायर अपॉन G आएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ओके। और किसी को किसी स्लाइड पर दिक्कत है? सर ये लास्ट क्वेश्चन में ये एरिया मैक्स सर डीए बाई डी थीटा करके निकालते हैं। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव ए रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके सर। ये एक्चुअली में आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, स्लोप को 0 के बराबर रख देते हैं तो मैक्सिमा आ जाता है। यस सर। सर आगे नहीं कराएंगे? आज नहीं, आज के लिए हो गया। हेलो सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बेटा हेलो बोलो। सर जहाँ पे जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम पे डिपेंडेंट था ना, वो प्रॉब्लम समझ गया बेटा, समझ गया। हाँ, यहाँ पे जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे आर क्यूब आएंगे ना,
एक तरफ r आएंगे तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं ना कि r नॉट इक्वल टू 0। r इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो r कैंसिल कर r इज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। ठीक है सर, बस इतना ही था। थैंक यू। तो यही बची हुई चीज r कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है। हेलो सर। थैंक यू। हेलो। हाँ बताएं। सर मतलब इससे रिलेटेड ऐसे कुछ डाउट नहीं था, बट सर ये था मतलब ना टिपिकल सी लग रही है स्टार्टिंग में सर क्लास। बेटा मैंने कोशिश ये करी, देखो आप लोग 9th की बुक उठाओगे ना, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है ना, जो आप लोग बिल्कुल आराम से कर लो। और मेरे पढ़ाने का आप लोगों को जब इतनी देर देख रहे हो लैपटॉप की तरफ और इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा भर रहे हो, तो कम से कम वो तो चीजें हो जो चीजें आपको करनी चाहिए। अगर मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल कराने लगूंगा 3 दिन में सवाल ही खत्म होंगे। फिर कोई छोटे छोटे यू दिया है, थीटा दिया है, आर निकालो, यू दिया है, थीटा दिया है, टी निकालो, ये सब कराने के लिए मैं नहीं हूं ना। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करवा के आपके कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये आप भी जानते हो ये सिलेबस नहीं है। यस सर। सिलेबस का एक टुकड़ा है जरा सा, और जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अभी पढ़ने वाली नहीं आई सर, ये चीजें कभी नहीं आई, अब आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत जरूरी है। आपको बताया एससी वर्मा की बुक उठा लेना और थोड़ी थोड़ी रोज करना मैकेनिक्स की। 11 चैप्टर 12 चैप्टर है, धीरे धीरे भी करोगे तो भी हो जाएंगे, तभी मैकेनिक्स का फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, क्योंकि बजाय आप मेरे बारे में सोचो एक बात कि मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ानी है, जो कि सबसे बड़ा मेजर हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन यही सब चीजें बार बार रिपीट करेंगे, तो वो मोटिव मोटिव तो केवल आपकी फाउंडेशन तैयार करने का है। इसमें सरल क्वेश्चन करवा के आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। भले ही आप ये जरूर कहोगे कि सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको बेवकूफी बनाऊंगा तब। तो इसलिए थोड़े स्टैंडर्ड तो रहे क्वेश्चनों में कुछ तो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम डिपेंडेंट हो। इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा सवाल आ जाए। हाँ बेटा पूछें। सर जो आपने क्वेश्चन, एक बच्चा कोई बोले। सर जो आपने, सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, आप एक आइडिया दे देंगे कि सर आपने नेट का तो वेटेज बताया था इसका, बट सर गेट में इसका क्या वेटेज है मैकेनिक्स का? मैकेनिक्स का लगभग 9 क्वेश्चंस आए थे इस बार। सब ओके। दिखाता हूँ मैं, मेरे पास है वो भी। अभी किसी और बच्चे को पूछना है, आप रुके रहो, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सर यस सर। सर अगर हमारा फ्रेम अर्थ पे है और वो अर्थ से बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल, सर वो मतलब पार्टिकल चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ वो नेगेटिव ही आएगा ना? ऑब्वियस है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम अर्थ पे चिपके नहीं रहते। नहीं सर, वो डायरेक्शन के लिए पूछ रही थी, नेगेटिव पॉजिटिव का। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो आप जिस डायरेक्शन को मानना चाहो उसको मानो। आप ये कहो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है ग्रेविटी। यस सर। अब उसे आपको पॉजिटिव मानना है तो पॉजिटिव मान लो। नहीं सर, जैसे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है ना, कि अगर अपन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड पॉजिटिव ले रहे हैं तो तो नीचे की तरफ को नेगेटिव लेंगे। अच्छा, तो मतलब ऊपर की साइड अगर जाएंगे तो जी अपना पॉजिटिव होगा और नीचे आएंगे तो नेगेटिव, ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए तो ये सब बता रहा हूँ। इससे मतलब ही नहीं है ना। अरे आप कहां से उठे, देखो एक मिनट, आप जो बोलोगे वो मैं पहले बना लेता हूं, ठीक है? एक मिनट। आप बोलो, आप क्या कह रहे हो? मान लो आपने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ को फेंका, ठीक है? यस सर। यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को जा रहा है। इनिशियल पॉइंट आपका हुआ ए ये, और फाइनली यहाँ पहुंच गया मान लो बी तक। और सर ए टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब आपने ऐसा माना है, ये मैंने लिख दिया। लो हाँ, ऐसा माना है। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो सर अब है ना, अब पार्टिकल, यस सर, मेरी बात सुनो। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू। प्लस की या माइनस की? प्लस। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0।
0। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t। बेटा नीचे ही जा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है, तो -g। ओके। डिस्प्लेसमेंट हाइट कितनी है? मान लीजिए h है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। क्योंकि ऊपर की तरफ को जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है। यस सर। तो ये इक्वेशन के पैरामीटर्स होंगे जो लगेंगे। और अब अगर मान लो सर पार्टिकल नीचे की साइड आ रहा हो, चलो यहाँ से नीचे आ रहा है, मान लो ये बी है और यहाँ से मान लीजिए यू वेलोसिटी से ही फेंक दिया गया, ठीक है, तो क्या होगा? अब आपके अगर पॉजिटिव नेगेटिव यही मान रखे हैं तो अभी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सब नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव यू। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, मान लो। हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन यही कंफ्यूजन था बेटा, नेगेटिव अभी भी नेगेटिव है तो नीचे ही ना। ओके सर, ओके ओके। अभी भी माइनस साइन की तरफ ही तो है नीचे। यस सर। इस बार अब देखो क्या आप कंक्लूजन देखो, अब आप यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में है ना। यस सर। इसका मतलब ये वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा होगा। यस सर। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन का महसूस करा रही होगी, मतलब एक्सेलरेट कर रही होगी बॉडी को। यस सर। और यहाँ पे सर उसका अपोजिट, मतलब यहाँ वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट है। एक मिनट बेटा रुकना। हेलो, हाँ बेटा बताए। हेलो, हाँ बेटा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी की मदद नहीं कर रही है ये बढ़ने में, ये वेलोसिटी को कम करना चाहती है। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? रिटार्डेशन की तरह। यस सर। तो यहाँ पे रिटार्ड कर रहा होगा, वेलोसिटी को धीरे धीरे डाउन हो रही होगी, और यहाँ वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा होगा। ये है बस इसका रोल। ओके सर, अब समझ आ गया। थैंक यू सर। इस केस में हम u और g दोनों प्लस में ले सकते हैं ना, जब पार्टिकल ऊपर से डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो प्लस में ले लो, तो फिर ये चीज प्लस में ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लो, ये वाला बदल दो, ये ऐसा लिख लो। उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ये निकाल दो। हाँ, फिर ये लिखना पड़ेगा। तो सर वो क्वेश्चन था ना क्लिप वाला, एक बार वो निकालना फर्स्ट, इसका फर्स्ट पेज क्लिप वाला। कौन सा वाला? जो जिसमें क्लिप से ये वाला? हाँ सर, इसमें ना हम h और g दोनों माइनस में लिया, लेकिन हम दोनों को प्लस में भी ले सकते हैं ना। तो फिर u b sin थीटा फिर नेगेटिव हो जाएगा। अरे, और b sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो बात तो वहीं आई घूम के। हाँ। अरे ये आप कह रहे हो ये पॉजिटिव रखना चाह रहा है, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कर दो, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। ओके सर, इसमें h क्यों ले रहे हैं वो नहीं समझ आया। हाँ? h क्यों ले रहे हैं सर इसमें, वो समझ नहीं आया। जैसे सर h क्यों ले रहे हैं हम? हाइट लिखा हुआ है ना बेटा, सामने पढ़ो तो। फ्रॉम द एज ऑफ मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं लेंगे हम सर मैक्सिमम हाइट नहीं लेंगे हम, जो